Good morning. The rate of reaction depends on concentration of reactants. The rate law for hypothetical आपको दिया हुआ एक इक्वेशन है, उसका रेट लॉ दिया हुआ है, where x and y are calculated experimentally and known as order of reaction. In most cases, the mechanism of reaction is not straightforward but broken down into simple elementary steps. These steps represent the progress of overall reaction at molecular level. What will be the order of reaction if the unit of K is moles minus 2 liter square? और ये क्या निकल के आएगा? एक यूनिट आपको सिखाई थी, मोल्स पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड. यहाँ पे इसका लॉजिक लिख लेते हैं, मैं सिर्फ यहाँ लॉजिक लिखूंगा, आंसर आप निकालोगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, उसके पीछे क्या चीज काम कर रही है. फॉर्मूला जब तक लिखिए मोल्स पर लीटर रेज़्ड टू द पावर 1 माइनस n, जब तक क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं. एक मिनट. स्टेट एनी वन कंडीशन. तो पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट करो, मोल्स पर लीटर रेज़्ड टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड. और चेक करिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ऑर्डर पूछा है और इसी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. तो ये आपको पता है कि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. ऑर्डर 0 हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती. लिख लीजिए, इतना लिखिए. जब तक पहले वाले का ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है ये भी बता दीजिए. 3 निकल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक है. तो पहले वाले में फॉर्मूला मैंने बताया है मोल्स पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड. और स्टेट एनी वन डिफरेंस में आप लिख लीजिए कि ऑर्डर 0 और फ्रैक्शनल हो सकता है बट मॉलिक्युलरिटी 0 और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. तो ये दो चीजों पे काम करिए जब तक, और फिर तीसरे पार्ट पे आइए यहाँ पे. और आपसे पूछा है कि एक रिएक्शन आपको दिया है 2 टाइम्स A एरो B प्लस C, और आपसे यहाँ पूछा है कि बताइए यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होगा. तो ऑर्डर तो 3/2 हो गया जो पावर है, और मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे कितनी निकल के आ गई. क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर नहीं है. और अगर यहाँ पे मेरे को मॉलिक्युलरिटी नहीं भी दी होती तो भी मुझसे पूछता है कि क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है, तो मैं कहता नहीं, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शनल है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. तो इस लॉजिक पे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है. मैं फर्स्ट वाले में जो फॉर्मूला यूज हुआ है बस वो मैं लिख रहा हूँ, उसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो है मोल्स पर लीटर रेज़्ड टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं. बाकी दो पार्ट मैंने डिक्टेट कर दिए, आप उसमें देख सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो ऑर्डर 0 और फ्रैक्शनल हो सकता है बट मॉलिक्युलरिटी 0 और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करते हैं. 2 टाइम्स NO प्लस O2 2 टाइम्स NO2, और आपको रेट लॉ यहाँ पे दिया है R इज इक्वल टू K, NO की पावर 1 है, O2 की पावर 2 है. How will the rate of reaction change if the concentration is doubled, if NO concentration is doubled and O2 की concentration को हाफ कर दिया at the same time. तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी है हमने, फिर रेट लॉ लिखना है, और फिर यहाँ पे दूसरा एक रेट लॉ लिखना है जैसा यहाँ पे स्टेटमेंट में गाइड किया हुआ है. कंसंट्रेशन NO की डबल करनी है और O2 की कंसंट्रेशन को हमने हाफ करना है. तो यहाँ पे करते हैं इसको. तो इक्वेशन है यहाँ पे 2 टाइम्स NO प्लस O2 एरो 2 टाइम्स NO2, और रेट लॉ यहाँ पे क्या दिया है R इज इक्वल टू K, NO की पावर 1 है और O2 की पावर 2 है. तो ये रेट लॉ हमको दिया हुआ है. तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक और इक्वेशन क्रिएट करता हूँ 2, जहाँ पे ये आपसे पूछा क्या है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज. तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें नहीं बताया गया, तो मुझे इसे R1 मानना पड़ेगा.
और ये R2 में मान लेता हूँ, बट कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्या करना है, डबल करना है, 2 टाइम्स NO टू द पावर 1, और O2 की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, और ये पावर 2 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए, मैं यहीं पे कंपेयर कर रहा हूँ। तो K यहाँ पे आ गया, NO से NO कैंसिल हो गया, O2 से O2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया R1 अपॉन R2। करते जाइए साथ साथ, हम रुकेंगे नहीं बीच में। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही रह गया, 1 का स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 4, तो ये क्या रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा आई थिंक सो, है ना। चलो ऐसे ही लिख लो, 2 इंटू 1/4, इसको कैंसिल कर लीजिए और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 2। दैट मीन्स कि R2 इज इक्वल टू R1/2। तो नया रेट जो है वो आधा हो जाएगा पुराने वाले का, लेकिन जस्टिफाई आपको इस तरीके से करना है। समझ आ गया? तो जो भी इसमें लिखना है लिखते जाइएगा और साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए। तो ये पहला पार्ट था इसका। सेकंड का फर्स्ट सेकंड है, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ NO कंसंट्रेशन इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट है। तो दोबारा से रेट लॉ लिखिए, R इज इक्वल टू K। अब देखिए आंसर कैसे लिखने हैं, इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए। तो लिखने पे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, लिखने के नंबर मिलेंगे, सीख तो आप जाओगे। तो कंसंट्रेशन NO को आपने एक्सेस में लिया है, NO इज टेकन इन एक्सेस, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपको यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0 if the reactant is taken in excess. If the reactant is taken in excess. तो एक्सेस में लिया है तो NO के टर्म्स में ये हो जाएगा 0। तो रेट लॉ क्या रह जाएगा, R इज इक्वल टू K। NO की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, O2 की पावर क्या रह जाएगा, 2। तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? पहले 3 था, अब 2 हो गया। NO के रिस्पेक्ट अगर ऑक्सीजन को एक्सेस में लेते तो 1 रह जाता। तो ये चीज को ध्यान में रखिए। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। थर्ड वाले में आपको एक डेटा सेट दिया है और आपसे पूछा है कि द डेटा गिवन बिलो इज फॉर द रिएक्शन NONCl2। NOCl बन रहा है और NO की कंसंट्रेशन पहला आपने ये ली 2 मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलारिटी 2 है, यहाँ पे मोलारिटी 2 है, तो रेट क्या हो गया, ये हो गया। बाद में आपने इसकी कंसंट्रेशन तो सेम रहने दी NO की, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, तो रेट आपका ये हो गया। बाद में आपने क्या किया, इस कंसंट्रेशन में आपने इसको तो सेम रहने दिया, अब इसको 3 टाइम्स कर दिया। तो अब आपको निकालना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिगार्ड टू NO and O2। तो एक मेरा सजेशन है, ये पावर्स को सेम कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, पावर्स को सेम कर लीजिए। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 0.18 इंटू 10⁻³ तो ठीक है, इसको आप 18 कर लीजिए और फिर इसका कंपैरिजन स्टार्ट करिए। तो मैं इसको यहाँ पे जब लिखूंगा तो 18 लिखूंगा, बस ये ध्यान रखना, इनकी पावर्स को सेम करके ही आप कंपैरिजन करिए। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन तो दी नहीं है, आपको NO और O2 का डेटा दिया है। तो मैं 3 यहाँ पे एक रेट लॉ इसका फ्रेम करिए, पहले आप लिखिए यहाँ पे थर्ड। सबसे पहले एक रेट लॉ जनरलाइज बनाइए, R इज इक्वल टू K। हमें नहीं पता NO की पावर क्या है, इसको X मान लीजिए या कोई भी वेरिएबल, और हमें नहीं पता क्लोरीन की पावर क्या है। पर हमें ये जरूर बताया है कि NO और ये मिलकर NOCl बना रहे हैं, बट उस इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं NO + Cl2, बैलेंस करके लिख दीजिएगा। अब पहला डेटा यहाँ पे ये कहता है कि रेट यहाँ पे कितना है, 2 × 10⁻³ और दोनों कंसंट्रेशन 2 है। तो 2 × 10⁻³ रेट इज इक्वल टू K हमें पता नहीं है, कंसंट्रेशन है 2⁻x और यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन है 2⁻y और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसी बाकी 2 इक्वेशन भी बना लीजिए।
यहाँ पे r की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ है, इज इक्वल टू k। ये यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन है और यहाँ पे 6 कर दिया है, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर x और यहाँ पे 6 रेज टू द पावर y, और ये 3 टाइम्स करने पे हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। और तीसरी इक्वेशन में 18 इंटू 10⁻³ आप कहीं पे ये कन्वर्जन करके दिखा दीजिएगा, अगर रिक्वायर्ड है तो भाई -2 में वो कन्वर्जन बस करके मैथमेटिकली दिखा दीजिए के। और यहाँ पे कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से अब इसको 6 टाइम्स किया है और ये 2 टाइम्स है, ये सेम रेंज दिया। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 इक्वेशन आपने कंपेयर करनी है जिसमें एक टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे करता हूं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो उसमें मेरा क्या कैंसिल हो जाएगा, x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x और 2 रेज टू द पावर y। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बना दीजिए 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x एंड 6 रेज टू द पावर y। कैंसिलेशन कर दीजिए, आंसर तक आप पहुंच ही गए होंगे। x वाला टर्म यहाँ पे कट गया, 2 1 3। प्रॉपर वर्किंग दिखाइएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो 1 ये पावर 1 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर y। दैट मीन्स कि y की वैल्यू 1 है, यानी कि ऑर्डर with respect to क्लोरीन is equal to 1। तो एक चीज हमने निकाल ली। अब हम किसको कंपेयर करें कि जैसे हमारा y कट जाए, तो फर्स्ट और थर्ड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन तेजी से करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आगे आएगा तो आप खुद निकालिएगा। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे थी 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर x और 2 रेज टू द पावर y। और दूसरी इक्वेशन थी 18 इंटू 10⁻³ आई थिंक तो फर्स्ट और थर्ड ही कंपेयर कर रही है ना हमको। तो यहाँ पे k ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर x एंड 2 रेज टू द पावर y। इनको कंपेयर करिए, जो कैंसिलेशन हो रहे हैं कर दीजिए। तो 2/18, कहीं भी स्टेप्स मिस मत करिएगा, इस बात के नंबर कट जाते हैं। क्या निकल के आ रही है x की वैल्यू, तो x बराबर आपका 2 आ गया और यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज इक्वल टू 2। अब आपसे दोनों के उसमें ओवरऑल ऑर्डर भी पूछा है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्डर रिएक्शन विद रिगार्ड टू, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू NOCl2 हमने निकाल लिया। ओवरऑल ऑर्डर में प्लस कर दीजिए, 2 + 1 3 आ गया। ये स्टेटमेंट्स आपने लिखी दी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे k कैसे निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन लीजिए और उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए और k कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट वाली में ही कर लीजिए, हेडिंग डाल देना कैलकुलेशन ऑफ k। जब भी जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ k, तो यहाँ पे अब r इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k हमें निकालना है। और हमें पता है 2 टू दी पावर कितना है 2 है ना, और 2 टू दी पावर कितना है 1। तो यहाँ पे k निकाल लीजिए। अब पावर्स हमें पता चल गई हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में, क्योंकि k की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ बदलेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नहीं बदलेगी, ये कांस्टेंट रहती है। तो k का आंसर आप कैलकुलेट करके जो भी आए उसको आप लिख लीजिए। और क्या आ रहा है आंसर, 0.25 इंटू 10⁻³
ओके, ये आंसर चेक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ, यहाँ पे पढ़िए, हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया है फॉर रेडियो एक्टिव कार्बन 14, ये हाफ लाइफ नोट कर लीजिए 5730 ईयर्स। क्या मतलब? ओवरऑल रिएक्शन में पावर प्लस कर दो, जैसे x की वैल्यू 2 है, y 1 है, तो 2 प्लस यूनिट के हिसाब से, मतलब नहीं, वो तो रेट की तो यही रहती है, रेट कांस्टेंट की वो उससे निकालते हैं, मोल्स पर लीटर इज टू 1 माइनस है, ठीक है। ये रेट की यूनिट तो ये फिक्स है, ये तो कभी चेंज नहीं होगी चाहे कोई भी ऑर्डर हो, ठीक। चलो इस क्वेश्चन पे आइए, कार्बन 14 5730 years, an ancient sample of wood has only 80% of carbon 14 activity left in comparison to living plant। तो इनिशियल क्या होगी 100, लेफ्ट है तो ये क्या है, x है या a माइनस x है, a माइनस x, लेफ्ट लिखा है ना, हैज ओनली लेफ्ट, तो ये a माइनस x है। और दूसरा ये कैसे पता लगा कि ऑर्डर कौन सा लगाना है, कैसे, कहाँ लिखा है, कैसे हिंट मिला, बिल्कुल, रेडियो एक्टिव जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, पहले तो ये कंसेप्ट लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन की शुरुआत ही थी करिए, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको बताया ही नहीं जाएगा, ऑल रेडियो एक्टिव reactions are first order reactions। देखिए जो आप पेजेस में आपको बनाने को बोल रहा हूँ वहाँ ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स लिख लीजिए, ये लास्ट तक याद रह नहीं रहे, और ये अब आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको लिखना और मुझे दिखाना है, बाकी आप कुछ भी ऐड कर रहे हो अपनी तरफ से करो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए वहां पे, कोई बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाना है हमको, निकालना क्या है, एक तो टी ऑफ दिया है, टी ऑफ कितना दिया हुआ है 5730 ईयर्स। अब एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, वापस देखते हैं हमें पूछा क्या है, एन एंशिएंट सैंपल ऑफ वुड जिसमें 80% एक्टिविटी बची है, एज ऑफ वुड निकालना है यानी कि टाइम निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपका a कितना है 100 और a माइनस एक्स कितना है यहाँ पे 80, तो x अगर निकालना हो तो निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, डिकम्पोज हो गया आपका, 20% एक्टिविटी चली गई। तो अब पहले तो टी ऑफ से k निकालना है, तो k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी ऑफ, और टी ऑफ की वैल्यू आप यहाँ पे ईयर्स में ही रहने दीजिए, जो k निकल के आए उसकी यूनिट भी पर ईयर होगी, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, क्या आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा पर ईयर, पर सेकेंड, पर मिनट, पर जो भी टाइम उसको। अब आपको टाइम भी ईयर्स में आएगा क्योंकि के की यूनिट आपने पर ईयर में ली है, तो इसलिए ये वैल्यू लगाइए 2.303 अपॉन के है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, लॉग ए आपने 100 लिया है और अपॉन 100 माइनस 20 कर दीजिए, या इसकी जगह 80 लिख देते हैं, a माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और बताइए t क्या निकल के आ रहा है 159.8 ईयर्स। बस ये ध्यान रखिएगा, यूनिट वही रहेगी जो k की यूनिट है, अगर वो मिनट में होती तो ये मिनट में होता, तो ये ध्यान रखना कि ये मिसमैच मत कर देना कि k आपका मिनट में दिया और टाइम हम सेकंड्स में आवर्स में ले रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, पढ़िए ये वाला,
पूरा क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन द ईयर 1889 Savante Arrhenius proposed that the dependence of rate constant of a reaction on temperature can be expressed in the following equation, जैसे Arrhenius equation आप कहते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं EA का, कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये इसकी लोगैरिथमिक इक्वेशन हो गई। From the above equation is similar to the equation of straight line and it can be used to calculate the value of EA by using their graphical method or rate constant method. आपको यहाँ पे दिया है the rate of particular reaction triples when the temperature changes from 30 to 60 degree centigrade. Calculate the activation energy of reaction. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे रेट लिख लीजिए कि 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे K1 की वैल्यू अगर आप x ले रहे हो तो K2 कितना हो गया 3x, नोट कर लो। और टेम्परेचर नोट कर लेना, T1 है 30 और T2 है 60 और E हमें निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो जरूरी नहीं है ऊपर जो हिंट दिया हुआ है उसी पे बेस पूछें, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो हमारा T1 टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको जरा केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है, 303। तो 303 केल्विन। और ऐसे T2 यहाँ पे ले लीजिए कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 273 333। तो ये दो टेम्परेचर्स हमें केल्विन में चाहिए पहले तो। दूसरा हम यहाँ पे K1 जो ले रहे हैं अगर इसको मैं x मान रहा हूँ तो K2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये वैल्यूज आ गई और हमें क्या निकालना है, EA की वैल्यू निकालनी है। अब EA की वैल्यू हम जूल्स में निकालेंगे तो R की वैल्यू क्या लेंगे 8.314। तो आर्नेस इक्वेशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और सीधा आंसर निकाल लो, डेटा आपके सामने। ये फॉर्मूले में हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल T2। तो यहाँ पे वैल्यू लगा लो, यहाँ पे इसको 3x ले लेते हैं तो ये x हो गया, ये कैंसिल कर देना। E आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 जब लेते हैं तो ये जूल्स में आता है, बाद में आप जिस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहे कर लीजिए। 1/T1 यहाँ पे कितना है, T1 हमने टेम्परेचर लिया 303 माइनस 1/333। चेक करिए और EA की वैल्यू बताइए आपकी क्या आ रही है। समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला यूज किया है? आर्नेस इक्वेशन का ही वो जो फॉर्मूला लॉग वाला था, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको यूज किया है। तो फॉर्मूला लिस्ट हमने बनवाई थी, ये फॉर्मूला वहां पे एडेड है। क्या आंसर आ रहा है? चलो इसको आप आंसर कैलकुलेट करके लिख लेना यहाँ पे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आंसर कॉमन आना चाहिए, बट जो भी आएगा वो जूल्स में आएगा, बस इतना ध्यान रखना। किलो जूल में आपको रिपोर्ट करना है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30725.4। तो ये आंसर रिपोर्ट हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिए अपने आंसर, अगर यही आ रहा है बहुत अच्छी बात है, वरना इसको कैलकुलेशंस अपने चेक करिए बस। अब आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में, द स्लोप ऑफ द लाइन इन अ ग्राफ ऑफ log K वर्सेस 1/T फॉर अ रिएक्शन इज माइनस, ये वैल्यू नोट करिए स्लोप की, -4621। और R की वैल्यू देखिए गिवन ही है, हमने भी यही ली है 8.314 जूल पर केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहां से आपको निकालना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। log K और वर्सेस 1/T का पहले ग्राफ आपको दिखाता हूँ और फिर इस पे काम करते हैं। तो स्लोप आपने नोट कर लिया B वाला। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप ले रहे हैं log K और ये ले रहे हैं 1/T, ये 0। एक चीज ध्यान में रखना है, जो ग्राफ बन रहा है ना वो इस इक्वेशन में बन रहा है, मैंने log K और 1/T के बीच में ग्राफ बनाया है, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से।
तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है, नेगेटिव स्लोप आता है, और यहाँ पे स्लोप जो है वो होता है किसके बराबर, क्या बचा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो बस यहाँ पे स्लोप हमें पता है, आर पता है, ई निकाल लो, है ना। स्लोप कितना दिया है, माइनस में -4621, तो ऑलरेडी माइनस में स्लोप है, तो सिर्फ यहाँ पे आप स्लोप की वैल्यू ये लिख दीजिए, -4621 इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 और r की वैल्यू है 8.314। ये निकाल लीजिए, क्या आंसर आ रहा है उसको चेक कर लीजिए, 88.9 जूल्स। आपको किलो जूल में चेंज करना है, कर लीजिए बाद में, ठीक है। जब आप ये वैल्यू r की ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे r भी आपको गिवन है, वो भी मैं लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 8.314 और ये लिखा हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल, तो आंसर आपका जूल्स में ही आएगा। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एक मिनट लिख लेते हैं, सी वाला पार्ट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन किसमें नाप रहे हो आप, मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे क्या लोगे आगे, पर सेकेंड। तो ये तो रेट का हो गया, कहीं से भी हम ले लें। अच्छा इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी, ऐसे भी लिख देते हैं। अब कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें के की यूनिट सेम है, वो है जीरो ऑर्डर, ये बात ध्यान रखना, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो आंसर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए जीरो। फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है वो आप ये लगा के देख लीजिए, मोल्स पर लीटर, वही जो पहले पॉइंट पे लिखा था, 1 - n पर सेकेंड, यहाँ पे n 0 रख दीजिए, यही सब आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आई थिंक तो अब आप अपने आप कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करो आप। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले तो पावर्स को सेम करिए, 10⁻³ में कन्वर्ट करिए, और अगर आपको यहाँ पे x कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को हमने इक्वेशन में आई है, r इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, तो b वाला टर्म कैंसिल होगा जब फर्स्ट और फोर्थ आप कंपेयर करेंगे, और सेकंड और थर्ड आप कंपेयर करेंगे तो आपका y कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है 1, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, कैलकुलेट कर लीजिए कंपेयर करके, ओवरऑल ऑर्डर 3 है। और पहले k निकालना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में आप पहले k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए और फिर इसी में लगाइए। अब आपको r निकालना है, k पता है, a की कंसंट्रेशन और पावर पता है, b की कंसंट्रेशन और पावर आपको पता है। तो आंसर क्या आ रहा है r का, लास्ट वाले पार्ट में 150 × 10⁻³ ठीक है, चेक कर लीजिए। आ जाइए आगे और आगे बढ़िए आप। 8th क्वेश्चन, एक ब्लैंक्स है यहाँ पे 2, और चेक करो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। When the concentration of reactant of first order reaction is double, the rate becomes dash times, but the dash order reaction, the rate remains same. फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि पावर तो 1 है, ऑर्डर 1 है, तो r इज इक्वल टू k, a की पावर 1 हुआ, आपने 2a की कर दिया तो पावर तो 1 है, रेट क्या हो गया, डबल हो गया। और दूसरा आपसे पूछा है बट फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो रेट रिमेन सेम, जीरो ऑर्डर, क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा, डबल, 2 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, और आगे वाले में आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट आपका सेम रहता है, बिकॉज
वहां पे r इज इक्वल टू के, a की पावर 0, तो r बराबर किसके आ जाएगा, k के आ जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब आप। Consider a research scholar in the forensic science department studying the age of dead biological sample. During one of the studies, you found that sample decomposed by following first order kinetics. ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल है, कोई डिके हो रहा होगा वहां पे। 50% ऑफ सैंपल इज डिकम्पोज इन 120 मिनट्स। तो पहला डेटा आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, टी हाफ मिल गया आपको। 50% मीन्स टी हाफ, 50% खत्म होने का टाइम को क्या बोलते हैं, टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, टी हाफ आपके सामने है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे, के, और आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ सैंपल टू डिकम्पोज। अब ये एक्स है या ए माइनस एक्स है, ये एक्स है क्योंकि डिकम्पोज की बात हो रही है। तो यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान में रखने वाली ये है कि पहली चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इज 9, क्वेश्चन नंबर इज 9th में आपका यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आपको टी 50%, जिसे टी हाफ भी कहते हैं आप, ये दिया है 120 मिनट्स में ही है ना, 120 मिनट्स। और 90% सैंपल आपको डिकम्पोज करना है, उसके लिए आपके पास डेटा है, ए की वैल्यू कितनी है 100 और एक्स है 90। तो ऐसे करके आपको निकालना है। यहाँ पे ये इसको आप टी हाफ मान सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ के। कैलकुलेशन ऑफ के में आप फॉर्मूला लगा लीजिए, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और 0.693 टी हाफ की वैल्यू कितनी है 120। तो आंसर मिनट्स में आएगा। जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे चेक करिए। और कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे टी पूछा है आपसे, टी 90 निकालना है आपको। अच्छा, टी 50 आपने इक्वेशन बना ली और फिर ये कर सकते हैं। टी 90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। पहले तो फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, बताइए के यहाँ पे कितना आ रहा है, किसी ने ऐसे किया है तो क्या आंसर आ रहा है, 0.00577। अब ये किस में आ जाएगा आपका, पर मिनट, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर लिखिए। यहाँ पे के की वैल्यू है 0.00577 लॉग, यहाँ पे ए की वैल्यू आपने 100 ली है, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 90। फटाफट चेक करिए टी 90 का आंसर क्या आ रहा है। इससे सॉल्व करके टी 90 का आंसर क्या आ रहा है, 399, 398 पॉइंट, और ये मिनट्स में, क्योंकि के की वैल्यू हमने मिनट्स में ली है। चलिए 10th क्वेश्चन पे आ जाइए, पढ़िए। इन जनरल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इफ दिस जनरलाइजेशन होल्ड्स करेक्ट फॉर अ रिलेशन, फॉर अ रिएक्शन, calculate the value of activation energy when the temperature changes from 298 to 308 Kelvin। I think तो कर लोगे, फॉर्मूला लगाओ, सब्स्टिट्यूशन करो तेजी से। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि K1 की वैल्यू अगर आप x ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 2x, या K1 की वैल्यू K ले रहे हो तो ये हो जाएगा 2K। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी पीछे लगाया था। मैं आपको फॉर्मूला वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लगाना है, log K2 by K1 is equal to E upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो पहले फिक्स करो T1 और T2 की वैल्यू क्या है, R क्या लेना है आपने, E अगर जूल्स में चाहिए तो R की वैल्यू वो दी हुई है आपको क्वेश्चन में।
क्या आ रहा है आंसर? 52903.05 जूल्स। जूल्स में आपको आंसर देना है, भले ही बाद में आप उसे किलो जूल में रिपोर्ट कर दो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। पढ़िए यहाँ पे 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। The unit of rate constant of a reaction is same as that of rate of reaction. Find the order of reaction. अभी पीछे किया है ना, क्या होगा? 0. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका सेम कब होता है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गिव वन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या एस्टर्स यहाँ लिखनी है तो लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस लिखता हूँ C12H22O11। एस्टर की हाइड्रोलिसिस तो आपको आती है, ये भी आती है, दो जो मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये बना दीजिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6 एंड प्लस C6H12O6। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 और ऑर्डर कितना होगा? 1। ऑर्डर 1, क्योंकि वाटर जो है वो एक्सेस में होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है? 0। हाइड्रोलिसिस में ये मीडियम है, मीडियम है तो एक्सेस में है, और एक्सेस में है तो इसीलिए यहाँ पे आप इसका अगर रेट लॉ लिखोगे तो R इज इक्वल टू के C12H22O11 आप लिखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। How will the rate of reaction be affected when the surface area of reactant is reduced? क्योंकि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? थर्ड पार्ट में लिखिए, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स, और नंबर ऑफ कोलिजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। अगर आप सरफेस एरिया ही कम कर देंगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। वजह मेन क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स से, क्योंकि यहाँ इन्होंने वजह नहीं पूछी है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन, बस रीजन नहीं पूछा, वाई वो नहीं पूछा, पूछे तो वही बता सकते हैं आप। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो रीजनिंग के बन सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? चारों पढ़िए, एमसीक्यू है ये, पढ़िए चारों यहाँ पे अपने आप से और देखिए। पहली इक्वेशन चलो मैं पढ़ता हूँ, बताइएगा। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है या गलत है? दूसरा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी भी ऑर्डर का इनवर्स में ही होता है, फास्टर या जीरो। इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली और इंडिपेंडेंट या इनवर्सली होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ कैसे घुमा रहे हैं इसको देखिए। उन्होंने रेट कांस्टेंट बोला है तो आप क्या लिखते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K, और दूसरे में 0.693/K। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन से गए तो आपको देखना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 0, तो यही गलत है ना, तो आंसर सी है इसका। ये भी एमसीक्यू ही है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ, क्या बताता है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन है, जिसको उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया। समझ आ रहा है? एसर्शन पढ़िए और मुझे बताइए क्या ये सही है। पहले एसर्शन स्टेटमेंट पढ़िए और इसे बताइए क्या ये सही है। In a first order reaction, if the concentration of reactant is doubled, its half life is also doubled. आंसर पे आ गए? Assertion is false और रीजन ट्रू है या नहीं ये और देख लो। The half life of reaction does not depend upon initial concentration of reactant for first order, तो independent होती है। तो आप ये कह सकते हैं assertion is false but reason is true। Assertion false क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ 0.693/K। तो ये अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो कंसंट्रेशन के तो इंडिपेंडेंट है, फॉर्मूले में है ही नहीं।
हाँ, जीरो ऑर्डर पे एक बार को फर्क पड़ सकता है। चलिए 15th क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है के की वैल्यू। हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ए टू फॉल फ्रॉम इतना टू इतना। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ये दी हुई है, रेट कांस्टेंट आपको दिया है के नोट करो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट नोट करो और यहाँ पे ए नोट करो, ये रिमेनिंग है। और सोचो क्या फॉर्मूला बताया था आपको यहाँ पे टी निकालने का। ध्यान से पढ़िएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर पे ही आ रहे थे ना क्वेश्चन, अभी तक जीरो पे भी डाल दिया है, थोड़ा दिमाग चले इस डायरेक्शन में भी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। देखिए सबसे पहले तो ऑर्डर पे जाइए। मैं इस सबसे पहले काइनेटिक्स के क्वेश्चन में ना, अगर आपने ऑर्डर नहीं पहचाना तो आप गलत कर दोगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यही बताया था ना। अब आपको टी निकालना है, सब कुछ तो गिवन है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। अब मुझे वैल्यूज आपने नोट की हैं। ए नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.10, 0.0075, 0.10 माइनस 0.075 और डिवाइड बाय के जो है, के का हमने गिवन लिखा नहीं है तो इसलिए 0.0030। अब यहाँ पे टी आप कैलकुलेट कर लीजिए। के की यूनिट चेक कर लीजिए, के की यूनिट क्या दे रखी है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो सेकंड में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, सेकंड में टाइम आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 30.83 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए 16th क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। 8 इसका आंसर चेक करो, 8.33 सेकेंड्स। तो चेक कर लीजिए, जो आंसर आपका ये मैच हो रहा है तो इसको आप सही मान के चलो। कैलकुलेशंस चेक करिए कौन सा आंसर आपका सही है, जस्ट चेक इट और आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तरीका तो हम सीख गए हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्लैटिनम के सरफेस में कोई भी गैस डिकम्पोज हो, जरूरी नहीं मैं कह रहा अमोनिया या कोई भी सॉलिड कैटलिस्ट हो, मैं ये भी नहीं कह रहा प्लैटिनम, सॉलिड कैटलिस्ट और गैस अगर सरफेस पे डिकम्पोज हो रहा है तो हमेशा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ऑलवेज। और सनलाइट की प्रेजेंस में जितनी रिएक्शन होती है वो भी जीरो ऑर्डर होती है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 के आपको इतना दिया हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 if K is equal to 2.303। इक्वेशन लिखी है डिकम्पोजिशन की, डिकम्पोजिशन की इक्वेशन क्या लिखेंगे चेक करो। अमोनिया को डिकम्पोज करना है हमको, तो ये क्वेश्चन नंबर है 16। अमोनिया डिकम्पोज किया किस में? नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन, तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए और ये 3 टाइम्स H2। अब डिकम्पोजिशन अमोनिया में आपको K की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, बस K की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2.5 इंटू 10 की पावर क्या थी, कुछ था, चल 10 ही लेके चलो, 25 ही मान लो इसको सीधा। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? आपको निकालना है R बराबर K है, तो आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको निकालना है। अगर इसके टर्म्स में हम यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखें तो क्या लिखेंगे? R इक्वल टू K प्लस आएगा पहले तो, इन टर्म्स ऑफ मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूँ तो प्लस आगे क्या आ जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी। बट ये भी हमें पता है कि R बराबर K होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया ये? 2.5 इंटू 10⁻10, राइट। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 1/3
इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, राइट, मुझे ये निकालना है और मुझे ये पता है ये किसके बराबर है, के भाई आर बराबर के है तो मैं इसकी वैल्यू वही 2.5 इंटू 10 टू द पावर ये 10 ही रहेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्शन, यहाँ तो कोई स्टोइचियोमेट्री थी नहीं तो सीधे आंसर पे आ गए, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी ये निकालना है। तो मैं 3 को कहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर के बराबर, आर के बराबर, जो भी आर की वैल्यू के बराबर थी तो मैंने वो रख दी, तो 2.5 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आंसर आ जाएगा 7.5, जो भी 10 की पावर अगर रही भी होगी तो वो लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है, 25 टू 75 3 टाइम्स हो गया और 3 गुना ही का अंतर है नाइट्रोजन और इसमें, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। चलिए 17th क्वेश्चन पढ़िए, डिफाइन द टर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे? Those reactions in which order of reaction is 1 but molecularity can be 2 or greater, लिख लीजिए, definition आई है तो लिख लीजिए, those reactions in which order of reaction is 1 but molecularity can be 2 or greater। देखिए definitions है, definitions आपको define करनी ही पड़ेगी, इसके भी एक एक नंबर है, ये भी क्यों लूज करो। एटीन्थ क्वेश्चन, अच्छा हाफ लाइफ पीरियड रह गया, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन? द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच half of the reactant is converted into product। the time duration, time period कुछ भी लिख दीजिए, the time period in which half of the reactant is converted into product। देखिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपको ग्राफ आई थिंक सो विजिबल है पूरा, क्वेश्चन पढ़िए, आपको ये H2 प्लस I2 2 टाइम्स HI यहाँ पे ग्राफ दिया है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये आपको पता है, इसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखते थे और यहाँ पे एनर्जी लिखते थे। यहाँ पे कोई डेटा सेट है आपके पास, आपसे पूछा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्या करोगे? देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में ये क्या है, दिस इज, मान लो इसे मैं 120 मान रहा हूँ, मतलब 110 मान रहा हूँ, ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी है 100 प्रोडक्ट की, तो HP माइनस HR करिए, निकालिए पहले वाला आंसर। पहला वाला आंसर क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल रहे हैं, HP माइनस HR, ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल की एनर्जी कितनी है 100 और रिएक्टेंट की कितनी है 110, आंसर क्या आ गया -10। अब माइनस में किसके लिए आता है, जहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ ऐसे ही तो बनाना सीखा है आपने, समझ में आ रहा है। तो डेल्टा H माइनस में, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन फॉर बैकवर्ड, मैं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही सिखा देता हूं। देखिए फॉरवर्ड के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है 110, और यहां से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो क्या आंसर आएगा 30। लेकिन मुझसे पूछा है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के लिए मैं ऐसे चलूंगा पीछे की तरफ, तो ये मेरे लिए रिएक्टेंट हो गया और एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स के बीच का अंतर फटाफट निकाल लीजिए। अब इसमें क्या होता है, इसका एक और तरीका यहाँ पे देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से भी आप डेल्टा H एंथैल्पी निकाल सकते हैं। एक और चीज यहाँ सिखा दूं, ये तो सीख गए ना बैकवर्ड का कैसे आया एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स कितना है 140 और ये कितना है 100, तो ये 40 आ गया और फॉरवर्ड का 30 है। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड ही एक्टिवेशन एनर्जी 30 है और बैकवर्ड की कितनी है 40, तो फॉर्मूला लिखिए डेल्टा H इज इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन मतलब पहला पार्ट कराने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इसको चलो मैं भी लिख देता हूँ, 18th का फर्स्ट, तो
18th के फर्स्ट पार्ट में डेल्टा एच निकालने का दूसरा फॉर्मूला जो है वो है ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड। ये इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ईए फॉरवर्ड आपका कितना है 30 माइनस आपने कहा 40, आंसर आ गया फिर से -10, सेम आ रहा है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो क्या ग्राफिकली समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ है। अब मुझे बताइए हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करिए, नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैटलिस्ट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितनी निकाली आपने, फॉरवर्ड की आपने 30 निकाली थी, बैकवर्ड की 40। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट बोले तो आप उसे पॉजिटिव ही मान के चलिए, नेगेटिव मत मान के चलिए, नेगेटिव जब तक लिखा ना जाए। हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बाय ऑल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। चलो एक जनरलाइज्ड आंसर लिख लो, बाय ऑल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेट बढ़ा देगा, इंक्रीज कर रहा है तो रेट कम कर देगा। बाय ऑल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर होना चाहिए। और रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईए होता है। चलिए 20 तक करेंगे आज। 19 वाला डिफाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान से यहीं से समझ लीजिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे आपने कितना निकाला 30 जूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लीजिए, डेफिनेशंस की वजह से नंबर ना जाएं, ये भी साथ साथ याद करके लिखिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, what will happen to activation energy if we increase the temperature? No change. How will the catalyst affect the rate of reaction of an endothermic reaction? How will the catalyst affect the rate of reaction for endothermic? एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, एक्टिवेशन एनर्जी को ही नीचे करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो बाय ऑल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर पॉजिटिव है तो कम करेगा और नेगेटिव है तो बढ़ा देगा। आ जाइए 20th क्वेश्चन पे और इसको देखिए। इस वाले का आंसर ना जरा सोचना, मैं कन्विंस कर दूं, मैं बोल भी रहा हूँ ठीक है, नो इफेक्ट, बट थोड़ा सा सोचना, ठीक है, थोड़ा सोचेंगे। लेकिन आप 20th पे आ जाओ, पहले 20th करो, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं इसलिए सोचने को बोल रहा हूँ क्योंकि आर्नस्ट इक्वेशन में हम ईए भी इंक्लूड कर रहे हैं और टेम्परेचर से आप भी वेरिएशन देख रहे हैं, तो स्टडी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसके आंसर को अभी पेंडिंग में डालिए। log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो T भी है, EA भी है वहां पे, और फिर हम log K2/K1 में भी तो पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा दो तो EA पे नहीं असर आएगा, तो टेम्परेचर का वहां पे रोल देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल लास्ट वाला पार्ट कर लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी जो आप कर रहे हैं यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं ये टेम्परेचर बढ़ा दूं, ये डिफरेंस बढ़ा दूं, तो क्या आंसर ईए पे फर्क आएगा नहीं आएगा? तो दैट मीन्स कुछ तो लॉजिक है। तो आप वो चेक करिए और देखिए कि व्हाट विल हैपन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो लेट्स सी, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ये आपके कितने क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं वो देख लीजिए। आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं बस, ठीक है। 24 में से मैंने 20 करा दिए। 4 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस कर लेंगे।